आर डी बर्मन जब इस गाने का प्रस्ताव लेकर मोहम्मद रफ़ी के घर आए तो बिस्तर पर लेटे थे, थोड़े थके से, थोड़े बीमार, और चेहरे की सदाबहार मुस्कान मानो किसी अनहोनी के अंदेशा तले बीते कई दिनों से नदारद थी। बर्मन ने धुन और मुखड़ा सुनाया तो रफ़ी साहब ने चेहरे पर मायूसी भरी मुस्कान लाकर कहा, पंचमदा, इतना हाई पिच गाना आप मुझसे क्यों गवाना चाहते हैं? ये सवाल सीधा था, लेकिन अगर फिल्मी दुनिया का कोई जानकार वहां बैठा होता तो उसे समझते देर न लगती कि इसके मायने क्या है। वो पंचमदा से पूछ बैठता कि किशोर कुमार के होते इतना हाई पिच और प्लेफुल गाना किसी और से क्यों गवा रहे हैं। लेकिन असल बात यह थी कि किशोर साहब ने इस गाने को टू हाई बताकर गाने से मना कर दिया था। उस पर से बर्मन की जिद कि इस गाने में को सिंगर मैं ही रहूंगा, यानी दो किरदारों में से एक की आवाज मैं बनूंगा जबकि दूसरी आवाज बड़े गायक की होगी। किशोर कुमार ने उनसे पिच बदलने को कहा था और बर्मन इस धुन पर ऐसे अड़े थे मानो यही म्यूजिक ट्रैक की जान हो। उन्होंने पिच तो नहीं बदली, लेकिन किशोर साहब से गवाने का मन बदल लिया। और अब जब रफ़ी साहब ने सवाल पूछ डाला कि इतना हाई पिच गाना आप मुझसे क्यों गवाना चाहते हैं, तो शर्मिंदा हो गए। ओ दुनिया के रखवाले। आर डी बर्मन ये अच्छी तरह जानते थे कि जब बॉलीवुड में उनके खिलंदड़ और प्लेफुल हाई पिच गानों की अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी, मोहम्मद रफ़ी ऐसे गानों का एक युग खत्म कर चुके थे। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, तुम जो मिल गए हो। 50 और 60 के दशक में उनके गाए हाई पिच गाने आज भी लोगों के जहन में जोश और जुनून भर देते हैं। बर्मन ने कहा कि रफ़ी साहब, ये गाना आपसे इसलिए गवाना चाहता हूं कि आपके साथ को सिंगर मैं ही होऊंगा और मैंने धुन जरूर बनाई है, लेकिन बतौर गायक मुझे संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। रफ़ी साहब बोले, पंचमदा, मैं इन दिनों बीमार चल रहा हूं और अब ऐसे गानों में मेरा मन नहीं लगता। क्या आपको लग रहा है कि इस हालत में मैं इतना हाई पिच गाना गा पाऊंगा? बर्मन ने कहा, इसकी चिंता छोड़िए, बस एक बार स्टूडियो आने का वादा कीजिए। आपके माइक के सामने खड़े होने भर की देर है, मेरा काम हो जाएगा। एक इंटरव्यू में बर्मन ने कहा था कि वो चाहते तो ये गाना रफ़ी साहब और किशोर साहब दोनों से गवा सकते थे, लेकिन ऐसे गानों में एक ही आवाज हाई प्रोफाइल और दूसरी थोड़ी लो प्रोफाइल चाहिए थी। और दोस्तों, इतिहास के पन्नों से यही वो सवाल भी उभर आता है कि आखिर शोले जैसी आर डी बर्मन की ऑल टाइम सफल फिल्म में मोहम्मद रफ़ी से कोई गाना क्यों नहीं गवाया गया। खासकर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये गाना तो किशोर कुमार और रफ़ी की आवाज में बनता ही था। जानकार कहते हैं कि वो दौर ही ऐसा था जब आर डी और किशोर की जोड़ी कामयाबी के आसमान में उड़ रही थी और बर्मन नहीं चाहते थे कि इस गाने में रफ़ी की आवाज डालने से किशोर कुमार की आवाज दब जाए। इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र के लिए किशोर और अमिताभ के लिए मन्ना डे से गवाया। हालांकि शोले जैसे जैसे पॉपुलैरिटी और कामयाबी की बुलंदी छूती गई, रफ़ी साहब के मन में शायद ये मलाल रहा भी हो और न भी हो, लेकिन आज उन्हें इस बात का सुकून मिल रहा था कि बर्मन ने जिस फिल्म के गाने के लिए दस्तक दी है वो शोले वालों की ही दूसरी फिल्म है, जिसे दूसरी शोले के तौर पर ही देखा जा रहा है। और दोस्तों, ये फिल्म थी शान, जिसे शोले के करीब 5 साल बाद रमेश सिप्पी अंतिम रूप देने में जुटे थे। इस फिल्म में 7 गाने थे, जिनमें रफ़ी साहब ने एक सोलो और 2 डुएट सॉन्ग गाए थे, यानी एक गाने में उन्होंने किशोर कुमार संग जुगलबंदी भी की थी। लेकिन आर डी बर्मन फिल्म की तासीर के मुताबिक एक खिलंदड़ प्लेफुल गाने की तलाश में थे जो म्यूजिक ट्रैक को लीड कर सके। और अब जब किशोर कुमार ने इसे गाने से इनकार कर दिया था तो हर हाल में रफ़ी साहब को मनाने में जुटे थे। आखिरकार रफ़ी साहब तैयार हुए, गाने की एक रिहर्सल रखी गई और उसके बाद रिकॉर्डिंग। दोस्तों, 70 के दशक के आखिर तक मोहम्मद रफ़ी वो नाम थे कि संगीतकार कई बार उन्हें रिहर्सल के लिए भी नहीं बुलाते थे, बल्कि खुद ही रिहर्सल में लगे रहते थे कि कहीं रफ़ी साहब को दोबारा बुलाना न पड़े। और बर्मन की प्लानिंग भी यही थी कि बीमारी की हालत में रफ़ी साहब इसे गाने आ ही रहे हैं तो पहली बार में ही इसे नक्की किया जाए। यम्मा 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 यम्मा। और मोहम्मद रफ़ी ने इसे पहली बार में ही बखूबी गाया और उसी दिन ये गाना रिकॉर्ड हो गया। रफ़ी साहब घर चले गए। बाद में आर डी बर्मन को लगा कि उनकी अपनी आवाज़ थोड़ी दबी हुई सी है और उन्हें एक मौका मिले तो इसे सुधार लें। वैसे भी पहली रिकॉर्डिंग 1 डे टास्क थी, इसे रिहर्सल मान ले तो दोबारा तिबारा रिकॉर्ड करने में कोई हर्ज नहीं था, पर वो रफ़ी साहब को कष्ट नहीं देना चाहते थे। लेकिन मन में हिचक ये भी थी कि काश मैं थोड़ा और बेटर गा लेता। और उन्होंने रफ़ी साहब को फ़ोन मिला ही दिया
अगर इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड कर लिया जाए तो मैं कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर लेता। रफ़ी साहब ने कहा जैसा आपको ठीक लगे, 1-2 दिन में मैं किसी दिन स्टूडियो आ जाता हूँ। लेकिन दोस्तों वो दिन फिर कभी नहीं आया। कुछ तो रफ़ी साहब की तबीयत पहले से नासाज थी। उन्हीं दिनों फिल्म आस पास का ये गाना रिकॉर्ड करने के कुछ देर बाद ही यानी 31 जुलाई 1980 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तू कहीं आस पास। लेकिन शान का ये गाना आर डी बर्मन ने ज्यों का त्यों फिल्म में जाने दिया। और दोस्तों दिसंबर 1980 में आई इस फिल्म का वैसे तो सिप्पियों की दूसरी शोले के तौर पर ही हाइप था। ये उस दौर की सबसे महंगी फिल्म थी। करीब 4.5 करोड़ की लागत में बनी फिल्म शोले वाला कारनामा तो नहीं दोहरा पाई, लेकिन लागत से करीब 2.5-3 गुना ज्यादा कमाई कर गई। फिर वीडियो कैसेट, टीवी, इंटरनेट की व्यूअरशिप होते हुए आज ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। और इसकी कामयाबी में इस गाने का अहम रोल था। रफ़ी साहब के गाए बाकी 2 गाने भी सुपरहिट हुए थे, लेकिन ये गाना एक तरह से शान फिल्म का फ्लैगशिप सॉन्ग बन गया और इसने शोले वालों की शान बचाने का काम किया। बिना रिहर्सल गाया गया ये हाई पिच गाना इसके कई हिट गानों के बीच आज भी अपना अलग ही जादू बिखेरता है। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। हालांकि रफ़ी साहब निधन से पहले कई ऐसे गाने रिकॉर्ड करा गए थे जो आगे चलकर सुपरहिट और कल्ट साबित हुए। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव। कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाओ देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे क्या हो गया। तो आज मोहम्मद रफ़ी के जन्मदिन पर इस गाने के साथ ही विदा कीजिए। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। सुना है कि तू बेवफा, एक था दिया नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको। हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। आया होठों पे तेरा नाम, मेरे महबूब तुझे सलाम।